सो बच्चों आज मैं लेके आ गया मोस्ट अवेटेड टॉपिक एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ा डिटेल में। जिसने चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा है, कहीं और चैप्टर पढ़ा है, तो भी वो इसको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेगा, समझ में आएगा। और जैसे थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। तो हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो एकदम आराम से अच्छे से कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए, बुक और कॉपी लेकर के आराम से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबी हो जा रही है तो हो जाने दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। क्लासेस रास्ता है ये नया, ज्ञान की दुनिया में हम सब है छाया, चलिए बढ़ते हैं यहाँ हर दिशा में ज्ञान के साथ। चलो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे आसान सा क्वेश्चन बच्चों वाला। ऐसे क्वेश्चन हम टच भी नहीं करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस, टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्ज इतना इतना एंड डिस्टेंस दे रखा है। तो हमने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, कुलाम्स लॉ, कुलाम चाचा का लॉ पढ़ा था हमने। याद करिए, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पता नहीं कि इस पे लग गया अजीब सा। इसको पहले आओ भाई 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 भाई, बहुत तगड़ा। ठीक है, तो आपने एक पढ़ा होगा, क्या लॉ पढ़ा था आपने? देखो, जब भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो मैं एक आप लोगों को एक चीज, एक टिप देना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें लिखना होता है वर्किंग फॉर्मूला। किस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन, पहले गिवन क्या क्या है, गिवन गिवन क्या क्या चीजें हैं बच्चों, पहले वो लिखते हैं। क्या गिवन है यहाँ पर? Q1 दिया हुआ है, मतलब एक चार्ज, एक बॉडी पे, एक स्फीयर पे चार्ज कितना देगा? 2 × 10⁻⁷ कूलम। यूनिट वगैरह देखते रहना है। देखो गलती कहाँ होती है, हम यूनिट्स नहीं देखते हैं और क्वेश्चन को पूरे को SI यूनिट पे सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग यूनिट नहीं देखते हैं, यहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। Q1 दे रखा है, Q2 भी दे रखा है। Q2 कितना है? 3 × -7। ठीक है, और हमारा क्या दे रखा है? डिस्टेंस, मतलब R या D जो भी आप उसको बोलते हो। क्या दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ पे आया है सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30/100 विच इज 0.3 मीटर्स। ठीक है, अब चेंज हो गया। अब हमें क्या लिखना होता है? वर्किंग फॉर्मूला। वर्किंग फॉर्मूला किस फॉर्मूले पे ये सॉल्व हो रहा है? F इज इक्वल टू किस पे सॉल्व हो रहा है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा हुआ K की जगह पे लोगों ने, तो वो भी सही। ठीक है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, इसकी वैल्यू भी 9 × 10⁻⁹ होती है। तो जो भी वर्किंग फॉर्मूला आएगा उसको मैं येलो कलर से लिख करके एक बॉक्स में बंद कर दूंगा। ठीक है, नहीं बंद कर पाऊंगा तो आप लोग याद दिला देना कमेंट में। ठीक, चलो बच्चों, अब इस फॉर्मूले पे हम वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। हमें K की वैल्यू भी पता है। K की वैल्यू बच्चों क्या होती है? K इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अब यूनिट क्या होती है कमेंट में बताइएगा। नहीं, ठीक है, 10⁻⁹ होती है। अब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यूज, क्या रखेंगे? फोर्स निकालना है, फोर्स ही तो पूछा है बच्चों, फोर्स ही तो पूछा है। अपार्ट आर वेव्स वी कैन फील, ये क्या हो गया? ये कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। ठीक है, कितना फोर्स इन लोगों के बीच में पड़ेगा, यही पूछा है। व्हाट आर द फोर्स बिटवीन, ये चीज कुछ एक्स्ट्रा आ गई है, ये चीज कुछ एक्स्ट्रा आ गई है। फोर्स, फोर्स पूछा है, हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। F इज इक्वल टू, K की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹ और फिर Q1 क्या कितना है? Q1 है हमारा 2 × 10⁻⁻⁷ और Q2 कितना है हमारा? 3 देखो मैग्नीट्यूड का कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन पूछा नहीं है। F वेक्टर पूछा होता तो हम लगाते मैग्नीट्यूड, मतलब वो डायरेक्शन, या प्लस माइनस भी, दोनों वैसे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये कमेंट में, ये भी आप लोगों से मेरी इल्तजा है कि क्वेश्चन को कमेंट में लिखिएगा कि क्या लगेगा। अब ऐसे 0.3। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है। ठीक है, R स्क्वायर होता है, इसलिए हमने R स्क्वायर, R को 2 बार लिख दिया। अब देखो सॉल्व करोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा मैथ आनी चाहिए इसके लिए। 3 बन जा 3 तो 0.1 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 होता ही है। अब 3 बन जा 3 0.1। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ गई होगी। नीचे क्या बचा? 1 1 1 बचा। ठीक है, अब 1 1 1 बचा। अभी देखो थोड़ा सा कॉल आ रहा है, लेकिन कॉल के बीच में हम पॉज नहीं लेंगे। चलो फिर, अब यहाँ पे पॉइंट के आगे एक डिजिट, पॉइंट के आगे एक डिजिट, तो ऊपर हम 2 0 बढ़ा सकते हैं, 2 0 बढ़ा सकते हैं, कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं ना। पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो 2 0 कहीं पे बढ़ा दो, ये तो पूरा कट गया। यहाँ क्या बचा? 10⁻⁹ बचा है, इंटू 2 बचा है, इंटू 10⁻⁻⁷ बचा है, इंटू 3 बचा है, इंटू 10⁻⁷
-7 हो जाए, और ये नीचे के जो 2 जीरोस थे वहाँ यहाँ ऊपर ले जाके हम लिखेंगे 10⁻²। लिख सकते हैं ना, पॉइंट के आगे एक डिजिट ऊपर एक जीरो, पॉइंट के आगे एक डिजिट ऊपर एक जीरो। मैं तो इसी तरह सॉल्व करता हूँ, आप किसी और तरीके से करते हैं तो कोई बात नहीं, आप उस तरीके से कर सकते हो सॉल्व। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये नंबर्स को तो लिख लिया। अब 9 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। अब 2 में से 7 करेंगे तो कितना आएगा, -5, और -5 में से 2 करेंगे तो -3 न्यूटन। समझना बेटा, 9 में से 7 गया, प्लस का 2, प्लस के 2 में से माइनस का 7 गया, माइनस का 5, माइनस के 5 में से माइनस प्लस का 2 गया, -3, यही आएगा। तो हमारा ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का पहला आंसर ये हमें मिल गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों नोट हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, तो ब्लैंक स्क्रीन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना माइक्रो कूलम। वो जो MC लिखा हुआ है वो है माइक्रो कूलम। ठीक है, म्यूसी होना चाहिए, बट ये कॉपी पेस्ट में थोड़ा हो जाता है। ठीक है, वो स्मॉल स्फीयर चार्ज इतना कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज इतना कूलम इस इतना दे रखा है। और एयर की बात है, एयर की बात है मतलब एयर इसीलिए दिया होता है क्योंकि वैक्यूम में जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है या के की वैल्यू पूरा टोटल हम निकालते हैं 9.10⁻⁹ होती है, इसलिए वैक्यूम या एयर दिया होता है क्वेश्चन में बार बार। तो डिस्टेंस बिटवीन देम लगाना है। अब बताओ बच्चों, वही सेम फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, देखो क्या चीज दी हुई है, Q1 दे रखा है। Q1 क्या है, 0.4 माइक्रो कूलम, मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे। अब उसके बाद Q2 दे रखा है। Q2 क्या है, माइनस है, मैग्नीट्यूड से मतलब डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस प्लस से हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। उसके बाद फोर्स दे रखा है, दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, फोर्स 2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब फिर हम लिखते हैं वर्किंग फार्मूला, फिर हम लिखते हैं फार्मूला, वर्किंग फार्मूला कौन सा फार्मूला है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R², यही फार्मूला लगेगा। यही लगता है आज तक, यही आज तक लगता है और आज भी यही फार्मूला लगेगा फोर्स का। चलो फिर अब देखते हैं आगे क्या करना है। पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस लगाना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। पहला क्वेश्चन करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हम रखेंगे फार्मूले वैल्यू, फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन है, के क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ है। Q1 कितना दे रखा है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, और Q2 कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन यही R² ही तो फाइंड करना है। चलो काटा पीटी शुरू करते हैं। काटा पीटी शुरू करने से पहले इसको इधर ले आते हैं, R² को उधर दे देते हैं। एक काम करते हैं ना, R² को इधर ले आए, R² निकालना था हमें, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में 0.2। ठीक है, अभी काटेंगे 0.2 1 0.2 0.2 2 0.4, 2 होगा, ये 2 होगा बच्चों, एग्री कर रहे हो कि नहीं। 0.2 का टेबल ही नहीं याद होगा तो कहाँ से एग्री करोगे। चलो ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों 8 2 16 और 9। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हमें करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कहाँ तक सॉल्व किया था हमने, कहाँ तक सॉल्व हो गया 0.2, ये क्या है R² इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹। इसका थीम थोड़ा अपना थीम से मैच करा लेते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ कहाँ गया, ब्लैक 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 कलर ही गायब है, वाह। ठीक है, क्या क्या था हमारा R² इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अब ये हो गया था यहाँ 2, यहाँ पर क्या था 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसका भी -6 था, दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और नीचे कुछ बचा नहीं था, नीचे कुछ नहीं बचा था, 2 से 2 कट गया था। ठीक है, ये वाला 10.6, ये वाला 10⁻⁶, दोनों मैंने एक साथ लिख दिए हैं। चलो फिर अब करते हैं मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा R² इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अभी पावर्स देखो 12 में से 9 जाएगा, -12 प्लस 9 बचेगा 3, 10⁻⁻⁻3। देख लो ना, 6 6 12 12 और 9 3 बचेगा।
ठीक है, 9 3 12 होता ही है, 9 3 12 ही होता है ना, ठीक है। अब देखो इसको देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थोड़ा त्रिग्नम लगाएंगे। ये 16 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं अगर हमें क्या करना है, पॉइंट उधर खिसकाना है, उस तरफ ले जाना है, तो क्या होगा, एक और पावर नेगेटिव में बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, नेगेटिव में बढ़ जाएगी पावर। तो ये क्या हो जाएगा, अब r इज इक्वल टू 3, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 10⁻²। सबका स्क्वायर रूट मैंने कर लिया है, स्क्वायर था इधर गया, सबका स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट हुआ, 16 का हुआ, और इसका हो गया। तो हमारा आंसर आएगा, जो r आएगा वो आएगा 3 4 12 इंटू 10⁻²-2 मीटर्स, ठीक है। अब सेंटीमीटर में आंसर दिया हो, नैनोमीटर में दिया हो, वो आप लोग देख लेना, वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। और क्या पूछा है, और क्या क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। सेकंड स्फीयर से फर्स्ट स्फीयर में फोर्स कितना होगा, बच्चों सेम ही फोर्स है, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं, तो वही फोर्स होगा जो फर्स्ट स्फीयर से सेकंड स्फीयर पे। ये हमने पढ़ रखा है ना कूलम्ब्स लॉ पे, दो चार्जेस है, दोनों एक दूसरे पे बराबर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगाते हैं, तो वही जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना फोर्स वो उस पे भी लगाएगा, क्लियर है। अब देखो ये क्या है, चेक दैट द रेशियो के ई टू नहीं है, के ई स्क्वायर है अपॉन जी एम ई अपॉन एम पी, ठीक है। कह दिया चेक वेदर इतना रेशियो इतना इतना इस डायमेंशन वो डायमेंशनलेस, लुक अप टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो। देखो क्या दिया हुआ है कि ये डायमेंशनलेस है, ये चीज क्या है, ये डायमेंशनलेस है, ये बताना है। अब देखो डायमेंशनलेस कैसे है, ये भी अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला निकालूं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस। ये दो दो चार्जर रखे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या दो भी कोई भी चार्जर रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये लगेगा, और दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या लगेगा, वो लगेगा क्या, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, दोनों देखो फोर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो सेम चीज मिल जाएगी कि ई दोनों पे जो चार्जेस है वो ई ही है, तो ए स्क्वायर, ये देखो आर आर कट जाएगा दोनों का। अगर हम इन दोनों का, अरे सुन देखो बच्चों, देखो समझ नहीं पा रहे हो आप लोग कि अब दोनों पे चार्जेस क्या है, ई है, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इधर वाले को क्या लिखेंगे, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हो रही है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। अगेन हो जाएगा, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे, फोर्स को फोर्स से डिवाइड कर रहे हैं, फोर्स को फोर्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या कोई डायमेंशन बचेगा, फोर्स का भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो डायमेंशन लेस तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के रेशियो को की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। डायमेंशन लेस पता चला क्योंकि ये और ये दोनों किसके हैं, फोर्स के ही फॉर्मूले हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का है, इसलिए ये क्या है, डायमेंशन लेस है। अब इन लोगों का रेशियो की वैल्यू क्या होगी, रेशियो की वैल्यू चलो निकाल के देखते हैं, देखते हैं रेशियो की वैल्यू निकाल करके। ये कप में निकालना ना, व्हाइट वाले, ठीक है। ये क्या होता है, डायमेंशन। अब अगला क्वेश्चन, मतलब वैल्यूज निकाल के देखते हैं। अरे क्या हो गया, चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहीं पे वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। ओ तेरी, मुझे तो ये पता ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं, इसको क्या कर देते हैं, क्लोन कर देते हैं। क्लोन का ऑप्शन है क्या, डुप्लीकेट का ऑप्शन भी नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, हम नए पेज में करेंगे सॉल्व। अगेन थीम हमेशा हमारी वही होनी चाहिए, ब्लैक कलर की, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे ऊपर, हमें पता है पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्जेस कितना होता है ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्जेस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और प्रोटॉन पे भी होता है। तो ई की वैल्यू तो ये हो गई, और क्या क्या गिवन है उसमें, के की वैल्यू हमें पता है, क्या होता है के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻, और जी की भी वैल्यू हमें पता है, कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू भी हमने 11th क्लास में पढ़ रखी है, क्या पढ़ी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 10⁻11, ठीक है, 6 7 ही रखा है, 6 7 इंटू 10⁻11, ठीक है। जी की वैल्यू हमें पता चल गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन हम देख लेते हैं पीछे टेबल में, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है कि हम टेबल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब तक मैं एक सिप लेता हूँ आप लोग देख लीजिए, चलो देख लीजिए आप लोग।
9 इंटू, ये क्या कुछ अजीब सा नहीं हो गया ये, 9.1 इंटू 10⁻³ होना चाहिए ना, ये क्या -3 1 होना चाहिए, 106 क्या है, ये गड़बड़ है ना, 6 गड़बड़, -31 बस होनी चाहिए। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻³ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब ऐसे मास ऑफ प्रोटॉन, 1.66 इंटू 10⁻1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चों, अभी इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशियो हम किस किस चीज़ का निकालना है, के ई स्क्वायर, के कितना है 9 इंटू, ये वाला कलर क्यों यूज हो रहा है, रेशियो क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ टू का कितना होना, पूरे पे पावर एक साथ लगा लेते हैं क्योंकि चलो एक एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। इंटू 10⁻⁻90 और अपॉन नीचे, नीचे क्या रहेगा, ये जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और फिर मल्टीप्लाई में मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार आप लोग कैलकुलेशन ट्राई करो बच्चों, एक बार ट्राई करो कैलकुलेशन। जाओ, मुझे आना पड़ेगा यहाँ, देखो बहुत लंबी कैलकुलेशन चल जाएगी, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले सारी पावर्स का खेल खत्म करते हैं। 19 + 19 -19, चलो कैलकुलेटर उठाता हूँ, आप लोग खुद से भी करके ट्राई करेगा, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम इसको कैलकुलेट करने बैठे सुबह हो जाएगी। आप लोगों को पता नहीं, एक अच्छी न्यूज़ पता है कि नहीं, आईपैड में कैलकुलेटर लॉन्च हो गया है नए अपडेट के साथ। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, इरेज करूँ पहले, पावर्स को जोड़ना है ना, -19 -19, ठीक है, और फिर क्या करना है उसमें +9, तो वही पावर कितनी हो गई -29, ऊपर वाली पावर्स कितनी हो गई, अच्छा यहाँ इसके आगे का, इसके आगे का मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कितनी हो गई पावर, अच्छा नंबर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10⁻⁻29 हो गई है। ठीक है, कैलकुलेट करना तो 9 इंटू, अब आगे का कैलकुलेशन करते, पावर्स को भी मैंने ऐड किया है बच्चों, अब कैलकुलेट आगे करेंगे, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कितना आ गया, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कितना आ गया 23.04। अब अपॉन में नीचे वाले का मामला सॉल्व करते हैं, पावर कितनी हो जाएगी, सब पावर माइनस में है, ध्यान देना सारी पावर्स माइनस में है, तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर तो -11 फिर -31 फिर -27 -69, बाप रे इतना ज़्यादा पावर, -69। ठीक है, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.67, ये वैसे कैलकुलेट करना काफ़ी टफ है, समझ में आ रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बहुत ही टफ है। 1.6 इंटू नहीं 1.66 से कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 100.75 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब 69 को ऊपर भेज दो, 69 को बच्चों ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा प्लस में, जब आप इसको ऊपर भेजोगे 69 को, तो 23.04 अपॉन 100.75, अभी क्या हो जाएगा 10⁻⁻29 था, अब ये भी ऊपर गया तो हो जाएगा 10⁻+ +69। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं,
फिर मामला खत्म करते हैं, सारी चीज़ें इरेज हो जाए। तो डिवाइड करके देखिए 23.04 डिवाइडेड बाई 100.7 100. ठीक है, क्या आ जाएगा 0.22 लिख लेते हैं या 0.2 रहने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कितने में था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में था क्वेश्चन, तो आंसर भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होगा। तो 0.2 इंटू 10⁻⁴ 40 हो जाएगा ना, हाँ 40 हो जाएगा 40। इस रेशियो की वैल्यू क्या आएगी 0.2 इंटू 10⁻40 आएगी। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो जो हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बीच में पावर कट हो गया था इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा। तो क्या हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग दैट स्टेटमेंट चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी पे क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो चार्ज होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है वो एक इंटीजर नंबर में होता है। मतलब अगर ट्रांसफर होगा तो या तो एक चार्ज ट्रांसफर होगा किसी बॉडी में, या फिर 2 चार्ज होगा या 3 चार्ज होगा। मतलब फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, बस खाली इंटीजर में चार्ज का जो ट्रांसफर है वो हो सकता है। फ्रैक्शन में कभी भी चार्ज ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, चार्ज 1 होगा 2 होगा 3 होगा ऐसे चार्ज ट्रांसफर होगा। ये भी ये नहीं कि आधा चौथा ऐसे नहीं, जैसे या तो मेरे मुझसे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो तो 1 2 3 4 नंबर्स में होंगे, ऐसा थोड़ी हो कि आधा बच्चा पढ़ रहा है। वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी इंटीजर में होगा ट्रांसफर, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए हम इंटीजर ले रहे हैं ना कि होल नंबर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic example large scale, that is large scale। अगर हम लार्ज स्केल पे क्या चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या क्वांटाइज को, ये जो लॉ है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते, जब हम लार्ज लेवल पे बात करें तो जब लार्ज लेवल पे बात होती है लार्ज स्केल पे तो 1 2 चार्ज थोड़ी ट्रांसफर होता है, हमारा बहुत सारे चार्जेस एक साथ ट्रांसफर होते हैं। तो उसमें हम लोग लिख देते हैं 2/3 ऑफ चार्ज। इस तरह से फ्रैक्शन में हम सॉल्व कर सकते हैं जब एक लार्ज नंबर की बात हो रही है। ठीक है, अगर छोटे नंबर की बात है तो हमारा चार्ज इंटीजर में ट्रांसफर होगा, लेकिन जब लार्ज नंबर की बात है तो उसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो मतलब 100 200 लाख 10 लाख ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। तो इस चार्जेस सॉरी इलेक्ट्रॉन्स से चार्जेस, तो इतने ज्यादा चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें क्वांटाइजेशन फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आएगा, थ्योरेटिकल है, इसका मैं जो आंसर है प्रॉपर तरीके से उसको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, चलो। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how observation is constant. Observation is consistent with the law of conservation of charge। जो क्या होता है जब हम किसी दो बॉडीज को रब करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज का ट्रांसफर होता है, जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो बोला है कि ये चार्ज का जो ट्रांसफर होने के बाद भी हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है पहले ये हम लोग देख लेते हैं। मैं आपके पास सामने दो बॉडीज बना दे रहा हूँ, चलो 2D में ही बना देते हैं दो बॉडी। एक बॉडी ये है मान लो, और एक बॉडी ये है। अब अगर दोनों बॉडीज को एक दूसरे पे रब किया जाएगा तो पहले देखो इस पे जो नेट चार्ज है, टोटल नेट चार्ज, जो इस पे नेट चार्ज है, मान लो इस पे 0 रहता है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होता है बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इस पे 0 चार्ज है और इस पे भी 0 चार्ज है। चार्ज मान लो इन दोनों पे 0 है। जब दोनों को मैंने रब किया, इस पे आ गया मान लो -3 चार्ज और इस पे आ गया +3 चार्ज, +3 चार्ज। अभी भी जब दोनों को जोड़ोगे तो नेट चार्ज 0 हो गया। ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है ना, इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर हुआ ना कि नया चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, कौन सा क्या लॉ है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, इसके पास गया है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ना कि चार्ज खत्म हो गया या फिर नया चार्ज जनरेट हुआ। दोनों पे चार्ज आया पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन क्यों आया, इससे इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुआ है और इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आया। इसलिए फिनोमिनन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कहीं पे भी वायलेंस नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया होगा। अब ये देखिए, अब ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइन होती है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व की होती है, कॉन्टिन्यू कर्व की होती है और एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है। देखो कट क्यों नहीं करती है, उसका रीजन देखो क्या है।
जब ऐसे बनती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस तरह से बनती है, अगर इसमें हम कहीं टेंजेंट बनाते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन शो करती है टेंजेंट। अब अगर दो फील्ड लाइन एक ही पे अगर क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, ये टेंजेंट एक ही पॉइंट पे दो दो टेंजेंट बनेंगे, तो एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन निकल के आएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है एक ही चार्ज के थ्रू दो दो डायरेक्शन मिल जाए? ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, इसीलिए दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। और ये दोनों आंसर्स का जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर स्क्रीन पे मैं डालना भूल जाऊं एडिटिंग के टाइम तो आपका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पे दो दो टेंजेंट मिलेंगे, और दो टेंजेंट मतलब दो दो डायरेक्शन। दो डायरेक्शन मिलना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, समझ में आया होगा ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस इतना एंड इतना आर लोकेटेड 20 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ठीक है, बट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ये आपको बताना है बच्चों। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो चार्जेस हैं, मैं इसका फिगर बना देता हूं पहले, ठीक है। दो चार्जेस हैं, पानी मिलेगा थोड़ा, दो चार्जेस है बच्चों, यहाँ पे सॉरी पानी पीने चला गया था मैं। दो चार्जेस है, एक ही पॉइंट चार्ज है, इसको फिल कर देते हैं तो जाके देखने में अच्छा लगेगा। और एक दूसरा चार्ज है, ठीक है, ये दूसरा चार्ज है, दोनों रखे हुए हैं एक दूसरे कितना दूरी पर, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलेंगे 0.2 मीटर्स की दूरी पे है। और चार्ज कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये वाला कितना है, -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब क्या है, इसके मिड पॉइंट पे क्या बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वर्किंग फॉर्मूला, पहले चार्ज इस वाले चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं, Q2। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, EF लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा इसका मिड पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे हमें निकालना है, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो है 0.2 मीटर, तो ये वाला जो आधा मिड पॉइंट है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, वो डिस्टेंस हो जाएगा 0.1 मीटर, आधा है। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, Q1 Q1 चार्ज, Q1 चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, के Q1। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, Q1 ले लेते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में आर स्क्वायर, बीच का स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1, इवन इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1, ठीक है। अब इधर आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 27, और ये 5 को लिख दिया मैंने, सॉरी 0.1, ठीक है। पॉइंट के आगे एक डिजिट, पॉइंट के आगे एक डिजिट, मतलब ऊपर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो 10⁻9 है इंटू 10⁻6 है, और ऊपर 10⁻2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया मैंने ताकि सही रहे सब कुछ। 27। अब ये देखो क्या है, 9 -6 था ना, हाँ -6 है, 9 में से -6 होगा, माइनस वो 3 बचेगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻5। क्यों इतनी गड़बड़ हो रही है, आई डोंट नो। 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है, 5। समझ में आ रहा है, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा। अब देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस खाली डायरेक्शन अलग है, तो हमारा इसी तरह E2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, यही चीज माइनस में लिख देंगे, -27 इंटू 10⁻5। अच्छा माइनस नहीं लिखते ना, मैग्नीट्यूड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके थ्रू इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके थ्रू इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। देखो बच्चों समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को नोट करो, जल्दी से इस चीज को नोट करेंगे आप लोग। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं होता, तो E2 E1 E2 दोनों चीजें हमारी आ गई। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, इरेजर खुला हुआ है, ये कॉल क्यों आ रहा है इतना, दे बात कर लीजिए, ठीक है। तो अब समझिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई नेट
वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब E1 कितना दिया हुआ है, E1 दे रखा है 27 इंटू 10⁵5 और E2 कितना है, वो भी 27 इंटू 10⁵5 है, वो भी 10⁵5। तो ये लिख सकते हैं ना 227 इंटू 10⁵5 लिख सकते हैं ना, दो बार है दोनों तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अरे A प्लस A लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू A, लिख सकते हैं ना, ये चीज बेटा बराबर होती है ना, इस चीज में कंफ्यूज थोड़ी होने वाली बात है कोई। तो मैंने लिख दिया ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 2 कितना होता है, 27 इंटू 2 कितना होता है 54 इंटू 10⁵5, शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5.4 इंटू 10⁶6। ठीक है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। 5.4 इंटू 10⁶6, अगर 5 भी लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी से जरूरी नहीं है कि हर एक आंसर आपका मैच करे। आई होप ये क्वेश्चन में हमारा हो ही गया है कंप्लीट। 8 क्वेश्चन हमने फाड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस, इतना एंड इतना, ठीक है, इतना एंड इतना, लोकेटेड एट द पॉइंट इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखो ये क्या बन रहा है, ये डाइपोल तो बन रहा है, सेम चार्जेस है दोनों का, वो क्या है, अलग अलग है, दोनों के साइंस अलग अलग हैं, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और दोनों रखे कहाँ है एक दूसरे से, एक -15 पे है, एक +15 पर है। अच्छा आपने ये पढ़ा होगा मैथ में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला मैथ में। अच्छा ये देखो, एक पॉइंट यहाँ पर है 0, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मैं समझा देता हूँ डिटेल में, आपके समझ में आ जाएगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लो 0 और -2, और एक पॉइंट यहाँ पर है 0 और +2। हमें पूछो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, पता चल जाएगा डिस्टेंस। अरे ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे होगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 0 यहाँ होगा -1, ये हो जाएगा -2। अब इसको अगर आप देखोगे, जोड़ोगे, कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट डिस्टेंस, 3 यूनिट डिस्टेंस, 4 यूनिट डिस्टेंस, ऐसे आ जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। ऐसे ही कोई चार्ज है जो कि कहाँ z एक्सेस पे लोकेटेड है, देखो x y उसके लिए 0 है, तो मतलब z एक्सेस पे है वो चार्ज। इसका हम इस तरह से कुछ बनेगा, फिगर में बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा z एक्सेस पे। चलो बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, बना के दिखा देते हैं। तो ये है, इधर बनेगा x एक्सेस मतलब y एक्सेस, फिर इधर से बनेगी x एक्सेस, और यहाँ कहीं z एक्सेस जहाँ बनेगी, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ जो z एक्सेस बनेगी, इसी z एक्सेस पे वो चार्ज है कहीं पे। ठीक है, कहाँ पर है, नीचे है या ऊपर, यहाँ नीचे ऊपर है, कहाँ, ये वाला कोऑर्डिनेट है 0 0 और +15, और वो ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से नहीं जाना है, बस आपको ये समझना है कहाँ पर है ये, और 0 0 और -15। क्लियर है बच्चों। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज, एक चार्ज इधर रखा हुआ है, एक चार्ज इधर रखा हुआ है। मैं चार्ज भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, जब तक विजुअलाइज नहीं हो तब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। ये एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, इसको कलर भी कर देते हैं, और दूसरा चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का इस बॉडी पे रखा हुआ है। ठीक है, दोनों चार्जेस रखे हुए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यहाँ पर रखे हुए दोनों। अब दोनों के टोटल चार्ज कितना है, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नेट, हमें पता है दोनों चार्जेस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और प्लस ये माइनस में है अगला वाला चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब दोनों एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा मिलकर के 0 हो जाएगा। अरे -1 एक पे चार्ज, एक पे +1 है तो 0 होता है ना, तो एक पे प्लस है माइनस, तो टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज जो होगा सिस्टम का चार्ज बच्चों वो क्या होगा, एकदम 0 हो जाएगा, जो टोटल चार्ज है वो पूरी तरह 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ रखा है ना, डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू क्या होता है, QA इंटू D, पढ़ा हुआ है ना। मतलब कोई भी एक चार्ज ले लो, कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, अब और D कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अभी तुरंत हमने देखा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर में दिया 30 सेंटीमीटर, इसको बोल सकते हैं 0.3 मीटर्स हो गया ये डिस्टेंस।
तो 0.3 कर देंगे इसको। अब मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 3 5 15 का 5, कैरी 1, 3 2 6 1 7 जाएगा, एक डिजिट दो डिजिट बाद 0.75 इंटू 10⁻⁻7 डायपोल कूलम मीटर। क्लियर है बच्चों? ये चीज समझ में आई आपको? अगर समझ में आई तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। 0.75 10⁻⁻7, पॉइंट को इधर खिसकाएंगे उधर उधर होगा, जो भी होगा, बट आंसर प्रॉपर यही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आंसर के तौर पे आप लिख सकते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए और जल्दी से थम्स अप कर दीजिए कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से बच्चों लाइक करिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सब परेशान है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में, जिनको दिक्कतें आती हैं। ठीक है बच्चों? और जरूरी नहीं आंसर शीट से आंसर मैच हो, ये सब तो छोटे मोटे जहाँ कैलकुलेशन वहाँ तो मैच होंगे ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बड़े बड़े हैं उसमें मैच नहीं होगा तो भी कोई आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जल्दी से इसको भी नोट कर दीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। हमारे 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हंसी मजाक में। ठीक है, हंसते गाते 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। बढ़ा जाए 10वें क्वेश्चन की तरफ, इजाजत है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट, मतलब पी दे रखा है, डायपोल मूवमेंट दे रखा है पी, पी इज इक्वल टू, हम नीले पेन से लिखेंगे उससे ज्यादा मजा आता है मुझे। ठीक है, पी इज इक्वल टू दे रखा है, पी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। और क्या दे रखा है? एट 30 डिग्री, जो एंगल है जो थीटा है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, कितना? ई दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अच्छा पीछे मैंने शायद यूनिट गलत लिख दी है, कोई बात नहीं, चलो। और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, टॉर्क आपको फाइंड करना है। और टॉर्क हमने पढ़ रखा है, जिसने मुझसे पढ़ा है उसको मैंने बताया था क्या होता है, पीई साइन थीटा, ये होता है वर्किंग फॉर्मूला। ये तो होता है बच्चों पीई साइन थीटा। हाँ सर, पीई साइन थीटा आपने एक बार बताया तो था, हाँ तो आपको याद होगा पीई साइन थीटा। अब सब चीजें पता है, बस रख दो बच्चों, कितना सिंपल। अब तो ये क्वेश्चन हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू पी, क्या है? पी दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻9 और पी ई कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁴ और साइन थीटा मतलब साइन 30, एंगल थीटा 30 दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा 5 4 20 और इसको करेंगे सॉल्व। 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको ऐसे लिख देंगे। और क्या हो जाएगा ये, 9 में से 4 जाएगा, 5 4 9 -5 बचेगा 10⁻⁻5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻5, तो कितना हो जाएगा 10⁻+-4। ठीक है बच्चों, समझ में आया? टॉर्क फोर्स होता है 1 न्यूटन में, इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आया तो जल्दी से फिर से थम्स अप करिए, समझ में आया तो जल्दी से फिर से थम्स अप करिए। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था। डायपोल मूवमेंट बस खाली निकालना था। अरे किसी के अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो पूछ लो। अभी भी किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लो जल्दी से, न्यूटन मीटर। ठीक है, अभी भी किसी के समझ में ना आ रहा हो पूछो। क्या है? डायपोल मोमेंट दे रखा था, एंगल दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है टॉर्क का, पीई साइन थीटा, हमने लगाया पीई साइन थीटा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों का आंसर आ गया तो आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ए पॉलिथीन पाइप rubbed with a woolen, it's found have negative charge इतना, estimate the number of electron, चार्ज कितना आया है? इतना आया है चार्ज, और चार्ज आया है इतना, पॉजिटिव चार्ज। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, कहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कहां पर हुआ होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज किस पे है? पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूलन फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉलिथीन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आया है। पॉलिथीन पे तो नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब पॉलिथीन से क्या हुआ होगा, वो वूल से ट्रांसफर हुआ है पॉलिथीन पे, क्योंकि पॉलिथीन पे आया है नेगेटिव चार्ज। पॉलिथीन पे आया है नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉलिथीन को इलेक्ट्रॉन मिला होगा, वूल ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बताना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व कराते टाइम भी कराया था। क्लास में जब टॉपिक पढ़ा रहा था चार्ज ट्रांसफर वाला कूलम्ब्स लॉ, तो भी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के एक बार डिटेल में समझो क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। देखो दो है, क्या है? एक पॉलिथीन पाइप है, एक पॉलिथीन पाइप है, उसको रब किया गया है वूल से। पॉलिथीन पाइप को, पॉलिथीन पीस को रब किया है वूल से, ऊन से दोनों को रगड़ा गया है, तो इज फाउंडेड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया है पॉलिथीन के ऊपर, पॉलिथीन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉलिथीन पीस रब्ड विथ अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। पॉलिथीन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आया मतलब पॉलिथीन को इलेक्ट्रॉन
मिला होगा और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला होगा वो निकालना है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है और Q हमें दे रखा है कितना, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब हमें n निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। तो Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E कितना है, सॉरी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, होता रहता है गड़बड़, कोई बात नहीं। क्या दिया हुआ 1.6 इंटू, फिर से वही चीज़, फिर वही बात। इसको क्या लिखेंगे, कितना चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻7 और ई पे कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ अब -19 को ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा 3/1.6 और 10⁻⁻7 है और ये हो जाएगा +19। अब 7 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, मतलब 19 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 3/116। यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं पॉइंट हटा करके, यहाँ कितना बचेगा बच्चों बताओ, 7, 9 में से 7 गया 2, 12 मतलब 10⁻⁻, कितना बचेगा 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 30/16 कर लेते हैं जल्दी से। बच्चों कैलकुलेशन तो मैं सिखाऊंगा नहीं यहाँ पे और टाइम हम लोग का बहुत सारा जाएगा अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करने बैठ जाऊंगा। ठीक है, आप लोग का मेन मकसद क्या है, मकसद नहीं भूलना है, मकसद मेन क्या है, सीखना, मकसद है कॉन्सेप्ट सीखना, ना कि कैलकुलेशन सीखना। 1.88 कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.88 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी यूनिट कुछ नहीं होगी, नंबर पूछा है ना, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, या फिर इसी को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू 10⁻12 नंबर है, तो नंबर को हम यूनिट नहीं लिखते हैं नंबर की। इसको पूरा मैं हटा देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए, हट भी जा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर साथ में नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा बेहतर क्या होता है बच्चों, साथ में चीज़ों को नोट करते रहना। देयर आर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। जब पॉलीथीन पे मतलब वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर पॉलीथीन पे आया है तो मास भी तो ट्रांसफर हुआ होगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन का भी तो बहुत कम मास होता है मानता हूँ, लेकिन मास तो होता है ना इलेक्ट्रॉन के पास भी। तो हाँ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, जोर से बोलो, यस, यस सर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो और फिर हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी, दे आर सेंटर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस इतना 50 सेंटीमीटर, मतलब एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर पे दो कॉपर स्फीयर रखे हुए हैं, कॉपर शेप्ड के स्फीयर, और दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। जब भी कोई बड़ी चीज होती है ना तो वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, मैंने बताया था अपने वीडियो में कि वो डिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ तक मानते हैं, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस मानते हैं। कॉपर है तो इसको कलर भी कॉपर का दे देते हैं ताकि ये देखने में कूल लगे। ठीक है, इसके कलर को भी कॉपर का दे देते हैं। दोनों कॉपर वायर्स हैं। ठीक है, सेंटर से सेंटर दोनों का सेपरेशन जो है, मतलब यहाँ से जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ इस वाले सेंटर का, वो कितना है 50 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.5 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोनों चार्जेस क्या है, दोनों पे चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, दोनों पे इतना ही चार्ज है, मतलब Q1 Q2 की वैल्यू सेम है बच्चों, क्या है, सेम, सेम टू सेम। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर क्या होगा, Q1 Q2 और R सब कुछ पता है, अब हमको K भी पता है। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का, K Q1, जीवन क्यों हो गया ये, जीवन, जीवन से कुछ याद आया, रावण जीवन, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमारे ज़माने में रावण ही थी सुपर हीरो मूवी के नाम पे हम लोगों को रावण दिखाई गई थी, जो रिलेट कर पा रहा हो जिसने देखा होगा। ठीक है, तो F क्या है, फोर्स दोनों के बीच में, K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब Q1 की वैल्यू क्या है बच्चों, Q1 Q2 दोनों सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कॉल कौन मिस कॉल मार रहा है आज के ज़माने में, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, नेट फ्री कॉलिंग फ्री अभी भी मिस कॉल्स आ रहे हैं, अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करोगे फर्दर, कैलकुलेट 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 करो। ठीक है, देख सकते हैं इसको क्या लिखोगे 9
इंटू 10⁹ ये तो ऐसे ही रहेगा। और फिर क्या लिखेंगे हम इसको 6.5 इंटू 6.5 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻14। नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे तो आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ना, छोटा लिखूँ तो बिल्कुल आ जाएगा। सर तो लिख दीजिए छोटा। ठीक है तो छोटा ही लिख देते हैं आप लोगों की फरमाइश पे। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 10⁻, क्या करना है -14। अभी देखो वहाँ तक भी नहीं आ रहा था, अब इतनी जगह छूट भी गई, बच भी गई। अब 0.5 को 2 बार लिख दो इंटू 0.5। अब 5 से काटने की कोशिश करो। 5 1 5 मतलब 0.1 हो जाएगा। 5 5 5 3 15 1.3 हो जाएगा। ये भी 1.3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना तो हो गया। नीचे का मामला सब सॉल्व, ये भी 0.1 रहेगा। लेकिन क्लियर है बच्चों? इसका पॉइंट दोनों कर सकता है। ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ेगा। देखो इसके थ्रू नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, इसके थ्रू नीचे ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, तो ये पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं कि नहीं? इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट। अरे समझने की कोशिश करो, इसका जीरो एलिमिनेट करने के लिए ऊपर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट। ठीक है, अब ये 13 इंटू 13 इंटू 9 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 9। अरे कर लेते हैं कैलकुलेटर से, क्या दिक्कत है? हमारे पास जब कैलकुलेटर है, जब हमारे पास सुपर नेचुरल पावर है, जब हमने बनाया है कैलकुलेटर, तो यूज़ कब करेंगे? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? 9 इंटू 13 इंटू 13 कितना आएगा? 1521 1521 1521 इंटू 10⁻⁹9 और 14 कितना हो जाएगा? -5 न्यूटन। ये हो जाएगा दोनों के बीच का फोर्स, या फिर अप्रॉक्स करके इसको लेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर में, क्वेश्चन में दो सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसलिए आंसर में भी हम दो ही सिग्निफिकेंट फिगर देंगे। 11th क्लास में आपने अगर पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको समझ में आने में नहीं आ रही है तो ये भी आंसर ऊपर वाले में लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है? अगर हम फोर्स को, अब रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए, जितना चार्ज है उसका दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, ईच स्फीयर मतलब दोनों स्फीयर का जो चार्ज है उसको डबल कर दिया जाए और दोनों के डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए। देखो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा इसी में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले फोर्स कितना था? पहले फोर्स मान लो अगर दोनों पे क्या कर रहे हो आप, उसको डबल कर दे रहे हो, दोनों पे चार्जेस को डबल कर दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल मिला करके चार्ज में कितनी बढ़ोतरी होगी? 2 इधर मतलब 4 का स्क्वायर। बढ़ोतरी कितनी होगी? अरे समझो बच्चों, ये वाले चार्ज को दोगुना किया, इस वाले चार्ज को डबल किया, इस वाले चार्ज को डबल किया, अरे तो 4 ही तो होगा सर। हाँ बच्चों 4 ही होगा। देखो मैं समझाने की कोशिश कहाँ कर रहा हूँ। चलो हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों की बन जाएगी, मैं शॉर्टकट चलूंगा, तो एक काम करते हैं सॉल्व ही कर लेते हैं। दोनों के चार्जेस को डबल कर दो, यहाँ अगले पेज पे करूंगा मैं सॉल्व। इस Q1 Q2 क्या हो जाएगा? Q1 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या दिया हुआ था यहाँ देख लेते हैं। क्या दिया था? 6.5 इंटू 10⁻⁷ क्या हो जाएगा? 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 डबल करना है, और Q2 भी यही हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 दुगना करना है डबल, और डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना दिया? 0.5। तो जो R है वो क्या हो जाएगा? 0 हाफ किया है ना, डिस्टेंस को क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है। डिस्टेंस बिटवीन एंड हाफ मतलब 0.5 थे डिस्टेंस, उसका आधा कर दिया, 0.5 का आधा कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा क्या? इसको अगर सॉल्व करोगे आगे तो 5 5 5 4 21/4 हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 0.25। क्लियर है बच्चों? इतनी चीजें क्लियर है? क्लियर होंगी? ठीक है, चलो अगर क्लियर है तो ये इतना मीटर हो जाएगा, और ये Q1 Q2 कूलाम में है, सब कुछ है। अब फोर्स बताना है दोनों के बीच का। अब फोर्स बताना है तो अब फोर्स क्या होगा? अगेन फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, F इज इक्वल टू K मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ अब इंटू Q1 Q2 मतलब इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, सेम ही सेम है ना। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे ये 6 को 2 से 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.5 प्लस 6.5 कितना होता है? 13 होता है ना, 13 होता है, तो पे होल स्क्वायर हो जाएगा। और R का स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू, अरे
0.25 इंटू 0.25। क्लियर है बच्चों? क्लियर है इतनी चीजें? इतनी चीजें तो क्लियर होंगी। अब हम वापस से अपना यंत्र उठाते हैं जिसको बोलते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर वापस से उठाएंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे कहानी। अब सॉल्व करोगे तो पहले इसको मामला सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट पॉइंट सब हटा देते हैं। 9 इंटू 10⁻9 है ये। अब यहाँ है 13 इंटू 13, 13 इंटू 13, और यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या है? 10⁻⁻7 है, और यहाँ पे भी 10⁻⁻7 है। ठीक है, दो वाले था, एक स्क्वायर था, और नीचे 0.25 इंटू 0.25। और ऊपर क्या 4 जीरो बढ़ जाएगा इन दोनों के चक्कर में, तो 10⁻4 में लिख सकता हूँ यहाँ ऊपर। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, इतना हिस्सा थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि मैं लिख पाऊँ यहाँ। अरे मैंने ये हिस्सा थोड़ा छोटा किया, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो गया। अभी थोड़ा सा इधर आ जाए, आजा भाई इधर। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा? 10⁻4 ऊपर में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 10⁻4 ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये पॉइंट हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको जैसा कैलकुलेशन आता है आप वैसा कर सकते हो। बिल्कुल जाहिर बात है, आप लोग को जैसा कैलकुलेशन आता है वैसा कर दो। मैं कहूंगा ना कि यही कैलकुलेशन सबसे सही है। आपको कोई इजी तरीका आता हो तो आप इजी तरीके से करो। ठीक है, 69 इंटू 9। ठीक है, कितना आ जाएगा? f इक्वल टू, ये ऊपर क्या आएगा? 1521। अब ऊपर का पावर कैलकुलेट करते हैं। 7 7 14, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा? 14 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा? -5। -5 और +4 मतलब कि बस खाली 10⁻1 बचेगा। समझ आ रहा है बच्चों कैसे 1 बच रहा है? कैसे 1 बचा है? -5 और -1 बचेगा, सॉरी। और नीचे क्या आएगा? 25 इंटू 25 मतलब 625। डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट 625 से इसको। 625 से अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये कहानी बन जाएगी। पहले यहाँ लिख दूँ 625, और फाइनल जो आंसर होगा वो क्या आएगा? 2.4 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप कर लीजिए। नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं पीछे वाला पेज कर दे रहा हूँ, फिर जल्दी से दूसरा पेज कर लूंगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इट्स टोटली अपॉन यू, जैसा आप चाहो कर सकते हो। नोट करना चाहो तो नोट करने का भी पूरा टाइम है, आप लोग नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसी तरह से कुछ आंसर आ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं आंसर शीट में भी यही सेम दिया हो जो मैंने क्या अप्रोक्सीमेटली उतना ही इक्वल आता है। क्या पता 10⁻⁻ में ना दिया हो आंसर, डायरेक्ट डेसिमल में दे दिया हो, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आता रहे तो आप लोग कमेंट में बताते रहे कि सर आपकी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो बच्चों चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस फैन को दूर कर दो, आप लोगों को आवाज भी डिस्टर्ब कर रही होगी इसकी, थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर? एक स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन इज पैरेलल टू द XZ एक्सिस। जो स्क्वायर रखा हुआ है उसका जो वो है, क्या बोलते हैं, उसका जो प्लेन है वो पैरेलल है वो YZ एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आ रहा है? एक स्क्वायर रखा हुआ है, उसका जो फेस है वो पैरेलल है, मतलब जो XY प्लेन है और जो वो है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर का साइड है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री का बन रहा है। XY प्लेन का थोड़ा सा बेटा इसमें 3D आपको सोचना पड़ेगा। एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का जिसका साइड है, और जिसका जो प्लेन है वो पैरेलल है किसके? XZ प्लेन के पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री का बन रहा है। समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला एक पढ़ाया था, फ्लक्स का जो फॉर्मूला था, समझो, फ्लक्स का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा था, अगर आपको याद हो तो। फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, E A cos थीटा, पढ़ाया था कि नहीं? तो E हमें क्या दे रखा है? E की वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे सारी चीजें पहले गिवन वाली चीजें लिखते हैं, फिर वर्किंग फॉर्मूला लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है हमारा? दे रखा है E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3, ये पावर है, ठीक है, 10⁻3 है। बुक आपके पास होगी तो पता होगा। आप ए मतलब एरिया निकालना पड़ेगा। स्क्वायर का एक साइड दे रखा है 0.1 मीटर और दूसरा साइड भी 0.1 मीटर होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर स्क्वायर। यही तो एरिया होगा बच्चों, यही एरिया होगा ना। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट बाद 0 लग जाएगा, ठीक है, सही है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? E A cos थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का है।
ठीक है, तो अब क्या रखोगे, ई कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻³ और उसका फ्लक्स का ये रख रहे हैं वैल्यू। इधर तक थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आपको समझ में आए गिवन कहाँ से और कहाँ से मैंने अगला स्टेप शुरू किया। अगला स्टेप यहाँ से शुरू किया, ये चीज़ें गिवन हुई है लिखी हुई हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू इसमें बता देते हैं। बड़ा ही कंफ्यूजिंग का माहौल बन गया है, आप लोग सॉल्व करते टाइम कंफ्यूज ना हो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, अगेन आपको पता ही है इस बारे में, जो पुराना फॉलो कर रहे हैं मुझे उनको पता ही होगा, टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप लिख नहीं पाए हो तो। और एरिया आप क्या दे रखा है, एरिया दिया हुआ है सर 0.01 और कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। अब ये क्या होगा 3 इंटू 10⁻³। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, लिख सकते हैं ना, इसको इतना तो पता होगा। तो 3 इंटू 10⁻³ 1 हो जाएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 30, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं, कमेंट में आप लोग बताइए लिख सकते हैं या फिर नहीं। एक बार देखिए जल्दी से नोट डाउन करिए इसको बिना टाइम को ज़्यादा व्यर्थ किए, ठीक है बच्चों। इसको 30 लिख सकते हैं और इसका यूनिट जल्दी से आप लोग बता दीजिए, मीटर स्क्वायर, मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये भी तो लिखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्या दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर व्हाट इज द फ्लक्स, सेम स्क्वायर है लेकिन वो क्या हो जाए 60 डिग्री का एंगल बन जाए, 60 डिग्री का एंगल बन जाए। तो 60 डिग्री जब एंगल बन जाएगा, यहाँ पे cos 0 है उसकी जगह हम क्या रख देंगे cos 60 रख देंगे, यहाँ फ्लक्स की जगह पर क्या रख देंगे ई ए cos 60 रख देंगे, यहाँ पर cos थीटा, फिर ई अगेन वही है सेम ही चीज है 3 इंटू 10⁻³ है, एरिया अगेन 10⁻⁻² है और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा तो मिल गया 30 हो जाएगा इंटू 1/2, तो विच इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये थ्योरीज मैंने पढ़ा रखी है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो देखिए, आपको ये विजुअलाइज होगा, ये चीज जो दे रखी है ना एक्स जेड प्लेन वाई जेड प्लेन, ये आपको विजुअलाइज होगा, ये चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है, अगर आप मेरा थ्योरी वाला वीडियो थोड़ा सा देख लेंगे। बट मैंने यही समझाया कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो मतलब दोनों के जो बीच का एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड इन एक्सरसाइज में थ्रो अ क्यूब ऑफ साइड। अगर क्यूब रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर क्यूब रख दिया जाए, अभी तक स्क्वायर था, अब अगर क्यूब रख दिया जाए तो हर एक सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसको एक बार मैं साइड हट जा रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, हर एक क्वेश्चन की हमारी परंपरा है, मैं साइड हट जाता हूं, आप क्वेश्चन को पढ़ते हो। तो अगर क्या दे रखा है इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन, क्या दिया हुआ है थ्रू अ क्यूब द फेस इट्स फेसेस, जो फेस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। कोऑर्डिनेट प्लेन अगर ये है तो इसके पैरेलल जो क्यूब है उसके हर एक फेस उसके पैरेलल हो जा रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन के, तो इसमें जितने फ्लक्स एंटर करेंगे उतने ही फ्लक्स बाहर निकल जाएंगे, इस क्यूब से जितने फ्लक्स एंटर करेंगे उतने फ्लक्स बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे गॉस लॉ आपने पढ़ रखा होगा, तो जितने फ्लक्स एंटर कर रहे हैं उतने ही बाहर निकल जा रहे हैं, तो हमारा जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जितने घुसे उतने बाहर आ जा रहे हैं, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा हमारा 0। बच्चों समझ में आया कि नहीं। नेट देखो क्या है, ओरिएंटेड इस तरह से रखा गया है, ओरिएंटेड मतलब होता है रखना, इस तरह रखा गया है कि जो फेस है क्यूब का वो पैरेलल हो जा रहा है किसके कोऑर्डिनेट प्लेन के। अगर इसका मुझे फिगर मिलता है तो मैं फिगर आपको दिखा दूंगा, बट क्या दिया हुआ है अगर मैं आपके डाल दूंगा उसमें फिगर वीडियो एडिटिंग के टाइम, कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है बच्चों समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो थम्स अप करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन में केयरफुली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इतना। जो फ्लक्स नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, मतलब कि आपका फ्लक्स जो है वो टोटल फ्लक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दिया हुआ है नेट फ्लक्स, क्या दिया हुआ है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो बच्चों ठीक है, नेट अब ये दे रखा है, और क्या दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ, आपको बताना है कि नेट चार्ज कितना होगा, चार्ज इनसाइड कितना होगा। तो हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला क्यू नेट इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
वो फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा Q इज इक्वल टू फ्लक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, फ्लक्स की हमारी वैल्यू दे रखी है 8.0 इंटू 10⁻³ और हमारा इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है ना। अब इसको कैलकुलेट जल्दी जल्दी से करो, आप लोगों को कैलकुलेटर खोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस कैलकुलेट करना है जल्दी जल्दी। जल्दी से कैलकुलेट करो बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करो। नहीं हुआ, चलो मैं एक काम करता हूँ ना, जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा खींच चुका है। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं और जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर निकाल के सर को दिखा देते हैं। चलो 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 इधर आ जाओ। हाँ, 8 इंटू 8.85 विच इज क्या हो जाएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, तेरा जाएगा -9, 10⁻⁻9। ये हो जाएगा चार्ज हमारा, इतना ही चार्ज आ जाएगा ना कूलाम, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, पहले का आंसर आ गया। अब क्या दिया हुआ है, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ बॉक्स सरफेस, बॉक्स का जो बॉक्स रखा हुआ, बॉक्स के अंदर चार्ज है और बॉक्स के जो बाहर आ रहा है नेट फ्लक्स वो 0 है। ठीक है, नेट फ्लक्स मतलब ये बॉक्स के बीच में चार्ज रखा है, चार्ज रखा होगा तो मतलब फ्लक्स कुछ ना कुछ बाहर आना चाहिए ना, फ्लक्स बाहर आएगा, चार्ज रखा है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स बाहर आना चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि नो चार्ज, क्या इस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है और फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है फ्लक्स नहीं आ रहा है कि मतलब जो पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर है, अगर बराबर होंगे तो दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को कैंसिल कर देंगे, तो फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है। तो इसमें ये भी तो हो सकता है नंबर ऑफ पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो नंबर ऑफ वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, तो इसके जो ऊपर है, जो बॉक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ पा रहा है, इसलिए फ्लक्स नहीं आ रहा है। तो ये तो नहीं बोल सकते हो ना नो चार्ज है, नो चार्ज है, आप लोग बस बोल सकते हो नेट चार्ज क्या है, वो 0 है। नेट चार्ज 0 का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है। अगर यहाँ नेट चार्ज 0 होता तो हम हाँ बोल देते, लेकिन नो चार्ज नहीं बोल सकते। क्लियर है, वाई नॉट डिफाइन करने के लिए वो बोला था। क्या हुआ, चल रहा था रिकॉर्डिंग? अच्छा, बीच बीच में बैटरी लो वगैरह का आता रहता है झटका। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, कैमरे की बैटरी लो हो रही थी। चलो हम लोग जल्दी से अब खत्म कर लेते हैं, नहीं तो बैटरी पूरी तरह खत्म ना हो जाए, ड्रेन ना हो जाए। अब क्या जो एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलाम का, जो कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है अबव सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, जैसे बना ही देता हूँ, चलो तो बना ही देते हैं, आप लोगों के लिए इतना सेक्रीफाइस कर ही देता हूँ। यहाँ पे तो खैर बना हुआ है, बट मैं बनाता हूँ एक ऐसे ही, थोड़ा सा विजुअलाइज आप लोगों को कराना चाह रहा हूँ। इसे 3D में बनाएंगे। मान लो इसको हम एक वो मान सकते हैं ना, इस स्क्वायर को हम किसी एक क्यूब का साइड मान सकते हैं ना। एक क्यूब का मान लो ये नीचे वाला साइड है, नीचे वाला साइड मान सकते हैं ना, और यहाँ पे 5 मीटर, मतलब कि ये पूरा जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये लाइन भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये लाइन भी, तो मतलब 5 सेंटीमीटर में मतलब एकदम सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब वाली कंडीशन बन रही है। -10 मतलब 10 माइक्रोकूलाम का, माइक्रोकूलाम का लिख सकते हैं 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, ना 10 इंटू 10⁻⁻6। इतना चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ रखा हुआ है। तो आपको क्या बताना है, स्क्वायर इतना सोन इन द फिगर में दे रखा है, मतलब कि क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। ऐसा फील नहीं हो रहा है क्यूब के सेंटर पे जैसे रखा हुआ है, चारों तरफ से दीवारें क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। तो आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब स्क्वायर मतलब इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा होगा, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से जा रहा होगा उसका क्या होगा बच्चों, बोलो 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 जल्दी से, उसका क्या हो जाएगा, ए पॉइंट चार्ज इतना एट द डिस्टेंस इतना अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर साइड इतना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा। मैंने आप लोगों को ये समझाया था ना, क्या होता है जब भी हमारे क्यूब की बात होती है और उसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये अजीब सा कलर क्यों चल रहा है, इसका मैं काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारा चार्ज होगा, जो हमारा नेट चार्ज का कितना हो जाता है, हर एक साइड पे कितना जाता है, 6 पार्ट्स में बट जाता है। समझ में आ रहा है, 6 पार्ट्स में जो हमारा वो है फ्लक्स वो बढ़ जाता है। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए आप लोग, 6 पार्ट्स में जो हमारा फ्लक्स है वो बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चों, ये चीज मैंने बताई थी कि नहीं, ये चीज पढ़ाते टाइम बताई थी, तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ सर आपने तो बिल्कुल बताया था, ये चीज बताया था ना। अरे बोलो, अब हम फ्लक्स निकाल लेते हैं, टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सब मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से,
तो हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ भी नहीं याद है आप लोगों को। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है फॉर्मूला फ्लक्स का। Q कितना दे रखा है? 10 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यही तो होता है बच्चों। ये क्या हो जाएगा? इसको अगर सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 10⁻+12 हो जाएगा, और अपॉन 8.85 है, 8.85 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/8.85 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 10⁻+7 लिख सकते हैं कि नहीं? और 8.85 की वैल्यू क्या होती है? वो हमारे पास कैलकुलेटर है, उससे हम लोग पता कर लेंगे। हमारे पास एक यंत्र है कैलकुलेटर नाम का, उससे पता कर लेंगे कैलकुलेटर। देखो क्या हो जाएगा? 1/8.85 विच इज 0.11, 0.1 लिख लेते हैं बस खाली। क्या हो जाएगा? 0.1, ठीक है। 0.1 इंटू 10⁻⁷, या इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁶, या फिर बस खाली 10⁻⁶ लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक क्यूब के एक साइड से कितना जा रहा होगा फ्लक्स, मतलब इस क्यूब से कितना फ्लक्स होकर के जा रहा होगा, तो 6 से डिवाइड कर दो। क्या लिखना है आपको? स्क्वायर, मतलब क्यूब नहीं, स्क्वायर के साइड से कितना फ्लक्स जा रहा होगा? फ्लक्स स्क्वायर के साइड से कितना जा रहा होगा बच्चों? 10⁻⁶ अपॉन 6 कर दो। अब 1/6 की वैल्यू क्या होती है वो भी यहाँ से निकाल लो। अरे कहाँ गए कैलकुलेटर महाराज? 1/0.16 तो हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁻⁶। बच्चों समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट करो और मुझे इजाजत दो अगले क्वेश्चन पे जाने की। अब मैं अगेन यही चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है एज इट इज आपके आंसर्स मैच हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैच जरूर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है वो दिया 1.88 इंटू 10⁻⁵। अब यहाँ पे एक पावर घटाओगे, यहाँ पॉइंट बढ़ाओगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ जाएगा, और 854 भी दिया हुआ है आगे, तो लगभग यही आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको अप्रोक्स का साइन लगा देता हूँ, अप्रोक्स का साइन, और कहीं पे भी ये लगाओगे आंसर तो भी आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए पॉइंट चार्ज इतना माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन द एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अगेन सेम वाला केस बन रहा है, सेम केस बन रहा है कि नहीं? अरे पहले आप टोटल फ्लक्स निकाल दो और फिर क्या निकालना है? एज। इस बार क्या निकालना है? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? सरफेस से निकालना है। वापस से 6 से डिवाइड कर दो, वही कहानी बन रही है बच्चों। क्यू क्या दे रखा है? क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। हो जाएगा कि नहीं? क्यू ये हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.854 इस बार हम लोग रखेंगे पूरा, ठीक है। इसीलिए हमारा पिछला आंसर नहीं आया था, एनसीईआरटी से मैच नहीं हुआ था, आंसर हमारा भी सही था। 1 2 क्लियर है? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स निकाल लेते हैं कितना होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं है, सॉरी टू से दैट, इट्स नॉट अ फ्लक्स, इट्स एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स निकालना है तो क्यू अपॉन मतलब 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, वापस से कैलकुलेटर आ जाइए आप, कैलकुलेटर की फिर जरूरत पड़ गई है। देखो मैं कैलकुलेटर से इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आप लोगों का कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। अभी इस तरह से अगर करने बैठेंगे तो हम लोग का पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है, और टाइम भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस का जस्ट होने ही वाला है, तो इसलिए हम लोग जल्दी से कैलकुलेट करके कहानी को ख़त्म करते हैं। मेन मकसद है आपका क्वेश्चन सीखना, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 0.22। अब ये इंटू 10⁻⁻⁶, अब ये 12 भी ऊपर जाएगा तो ये +12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा +12। तो इसको पूरा क्या लिखोगे ओवरऑल? ये नेट की बात हो रही है, टोटल फ्लक्स, अभी सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 0.22 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि माइनस होगा, +6 हो जाएगा। अब फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, और फ्लक्स थ्रू क्या है? ये क्यूब है ना, गॉसियन सरफेस क्यूब है, तो नेट फ्लक्स थ्रू अ सरफेस क्या होगा? इसको 6 से डिवाइड कर दो, इंटू 10⁻⁻6 को डिवाइड करना है आपको 6 से, सरफेस
सरफेस से है, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करो जल्दी से, अगर आप लोग कर पाते हो तो जल्दी से करो, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, टाइम तो नहीं दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। 0.22 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ जाएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? 0.0636 इंटू 10⁻⁻6 है ना, +6, या फिर इसको 2 पॉइंट खिसका दो उधर, 3.6 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो एक बार फिर से थम्स अप करो। मैं इसको हटा दे रहा हूँ और हट जा रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो आप चाहो। और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, अगर स्क्रीनशॉट ही लेना है तो हिम्मत लो, डायरेक्ट मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से आप लोग छापो, आप लेना जो भी होगा। वैसे यहाँ एक चीज़ देखना बच्चों, यहाँ पूछा क्या है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मतलब ये पूरे सरफेस से पूछा है, समझ में आ रहा है? ये पूरे सरफेस से पूछा है, ना कि एक सरफेस से बताना है, एक क्यूबिक सरफेस से नहीं बताना है, पूरे सरफेस से पूछा है, तो हमें हर एक सरफेस का निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरे से पूछा है तो पूरे क्यूब से तो यही निकल जाएगा, बस जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसी फॉर्मूले से निकल आएगा। तो आंसर हमारा फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर यही रहेगा। अब तो और कम ही काम करना पड़ रहा है ना, एक फेस से नहीं निकालना है, थ्रू आउट द सरफेस निकालना है। यहाँ पे फेस होता तब हम वो काम करते कि एक फेस से कितना जा रहा है, पूरे के पूरे क्यूब के सरफेस से कितना जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, बस खाली यही लिखो, एक पॉइंट और लिख लो, 2 इंटू 10⁻⁶। अभी इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 2.2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरे सरफेस से कितना जा रहा है ये पूछा है, ठीक है, एक सरफेस से नहीं पूछा है। ये सब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दबाजी के चक्कर में मेरा क्वेश्चन नहीं लगा है। ये पॉइंट चार्ज, अभी मैं साइड हट रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। ये पॉइंट चार्ज कॉज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना टू पास थ्रू अ गॉसियन सरफेस ऑफ इतना सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू इट। अब देखो रेडियस मैंने क्या बताया था, एक मैंने जब पढ़ा रहा था, वो क्या बोलते, गॉसेस लॉ जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था जो फ्लक्स है वो डिपेंड ही नहीं करता है सरफेस के शेप क्या है, कितना ज्यादा एरिया कर दो कितना कम एरिया कर दो, जितना फ्लक्स निकल रहा है उतना ही निकलेगा, कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। हमें क्या बोला है, एक किससे निकल रहा है, थ्रू आउट अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, एक स्फीयर से फ्लक्स निकल रहा है। अब उस स्फीयर का रेडियस दुगना कर दिया जाए तो क्या स्फीयर पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं दिखा भी दे रहा हूँ आप लोगों को। अभी एक छोटा सा गोला है, 2D में आ जाते हैं, ये एक छोटा सा गोला है, अब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, एक कोई चार्ज है, इसके थ्रू फ्लक्स निकल रहा है। अब मैं इसका क्या करूँ, रेडियस बढ़ा दूं, एक बड़ा सा गोला भी लाके यहाँ रख दूं, तो भी इससे भी जितना फ्लक्स निकल रहा है उतना इससे भी निकलेगा ना, तो शेप पे कोई डिपेंड फ्लक्स नहीं करता है। अब फ्लक्स दे रखा है और आपको क्या निकालना है, कितना चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस बार हमें क्यू निकालना है, एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा, मतलब वो दे रखा 5, हमें निकालना है क्यू। इसको पूरे को मिटा देता हूँ, फिर हम आराम से क्यू निकालेंगे। यह एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं ताकि आप लोग समझो चीज़ों को। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, फ्लक्स हमें दे रखा है, फ्लक्स हमें कितना दे रखा है, -1.0 इंटू 10⁻3। और क्या दिया हुआ है, अरे इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस पर तो फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करता है ना, रेडियस पे तो हमें ज़रूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए, क्यू हमें चाहिए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स कितना दे रखा है, -1 10⁻3, और ये कितना है 8.5 इंटू 10⁸85। 8.10⁻12। अब इसको देखोगे जब क्या हो जाएगा, -8.585 इंटू 3 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 10⁻⁻9 बोला। इतना चार्ज क्या होगा हमारा बॉडी पे रहा होगा, तभी ये फ्लक्स होगा। बस खाली कैलकुलेट किया है मैंने, कैलकुलेशन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, कंफ्यूज हो गए तो लाइफ टाइम कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है। अब क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस इतना हैज अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज इतना एंड पॉइंट रैपिडली इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ जा रही है, उस सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, नेट चार्ज निकालना है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमें देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो आर दे रखा है, कितना डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है, ठीक है। आर मतलब रेडियस की नहीं बात हो रहा है, कितना दूर, रेडियस की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये तो एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और क्या दे रखा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मतलब ई दे रखा है, ई कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ दे रखा है न्यूटन पर कूलम। और क्या दिया हुआ है, और हमें के की वैल्यू पता है हमेशा से 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्यू फाइंड करना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के आर स्क्वायर अपॉन, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, बस खाली इधर उधर भेज रहा हूँ, ई आर स्क्वायर अपॉन के, ये हो जाएगा क्यू का फॉर्मूला। अब ई कितना है, ई है 1.5 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर मतलब कि 20 इंटू सेंटीमीटर में क्या, तो 0.2 कर लो इसको, 20 मतलब 0.2, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.2 इंटू 0.2 अपॉन के, आर स्क्वायर है ना इसलिए दो बार लिखा, 9 इंटू 9 इंटू 10⁻18, 9 9 18 होता है। अब ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं, ये मिस्टेक क्यों मैंने 18 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आना चाहिए। स्क्वायर वो अच्छा के एक ही बार है, कभी कभी ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो मोई मोई हो जाता है। हो गया मोई मोई, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, ये नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, बड़े लंबे लंबे कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। देखो इन इसके थ्रू एक जीरो बढ़ाओ, इसके थ्रू एक जीरो, इसके थ्रू एक जीरो, तो नीचे 3 जीरो बढ़ा दो। आप एक काम करो, आसान हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। 2 इंटू 2 10⁻3, ये लिखा मैंने, इन सबके पॉइंट हटा दिए हैं, ठीक है, पॉइंट हटा दिए और नीचे 3 जीरो बढ़ा दिया है। पहले 9 था, 9 जीरो थे, अब 3 और बढ़ जाएंगे, 9 3 बोलो 12 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। अब ये क्या है 4 4 5 ज़ा 20 होता है, 20/3 इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 10 पे पावर 3 था इंटू 10 पे पावर -12, 12 ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 20/3 तो अभी कर लेंगे कैलकुलेट, इसको पहले करते हैं 20/3 क्या होता है, जल्दी से वापस से कैलकुलेटर उठाते हैं, 20/3 निकालते हैं। क्या हो जाएगा 6.66 इंटू, ये क्या हो जाएगा 3 जाएगा इसमें से -9, -9, ठीक है बच्चों, हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा इतना कूलम। तो जल्दी से नोट करिए। अगेन मैं यही कहूँगा, एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं हो रहा है तो कमेंट में त्राही नहीं करना है, फिर कमेंट में चिल्लाना किसी को नहीं है। एनसीईआरटी से आंसर नहीं मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है। A uniformly charged conducting sphere इतना diameter has a spherical charge density इतना, find the charge on the sphere, sphere पे चार्ज बताना है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है। What is the total electric flux living through the surface of sphere, पहले हमें क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है बच्चों, ये मुझे बताओ जल्दी से आप लोग। सारा जो होता है फॉर्मूला होता है सिग्मा का, सिग्मा का जो हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है सरफेस एरिया, ए मतलब सरफेस एरिया। तो सिग्मा क्या दे रखा है, सिग्मा हमारे यहाँ गिवन है, सिग्मा दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम को कूलम में बदल लेते हैं, इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है सिग्मा। इसको हटाओ, वर्किंग फार्मूले को हटा दो। और क्या दिया हुआ है, और क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, मतलब डी दे रखा है 2.4। तो अगर हम रेडियस निकालेंगे मीटर, अगर हम रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2 मीटर, ये हो गया रेडियस। अब हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, मतलब क्यू की वैल्यू चाहिए, क्यू हमें फाइंड करना है। हमने पढ़ा है सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। अब एरिया इस वाली स्फीयर का क्या होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप लोगों को पता है ना क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4 पाई r², यही तो होता है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये आप रखोगे यहाँ पे, सिग्मा क्या दे रखा है, अब यहाँ पे हमें क्या क्यू निकालना है, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब क्यू इज इक्वल टू सिग्मा कितना है 80 इंटू 10⁻⁻6 है, और एरिया हमारा क्या है 4
इंटू पाई को लिख सकते 3.14 और क्या है आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर मतलब 1.2 इंटू 1.2। इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो आ नहीं पाएगा। थोड़ा साफ साफ और छोटा लिखते हैं ताकि आप लोग नोट्स पढ़ते टाइम मुझे अच्छे वर्डों के साथ याद करो। ठीक है, Q इज इक्वल टू सिग्मा क्या दे रखा है 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एरिया क्या है 4, पाई की वैल्यू 3.14 और एरिया मतलब 1, रेडियस मतलब 1.2 इंटू 1.2। अब अगेन हमें कैलकुलेटर महाराज की ज़रूरत पड़ेगी, अगेन हमें कैलकुलेटर महाराज की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो कैलकुलेटर भैया आ जाओ, आ जाओ कैलकुलेटर भैया, कैलकुलेटर भैया आप यहाँ आ जाइए। 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो बड़ा लंबा सा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 1446.91 इंटू 10⁻⁻6 ये आंसर आ रहा है। अब थोड़ा बड़ा इधर उधर लेकर के आओ, इधर लाओगे पॉइंट 1 2 3, 3 बार इधर लाओगे पॉइंट, 3 बार इधर लाओ पॉइंट, 3 बार इधर लाओगे 3 जुड़ता है तो मतलब -3, यही कुलाम यही आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, वो भी समझते हुए, कहीं डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। समझते हुए एक बार जल्दी से नोट करिए, सब लोग जल्दी जल्दी समझते हुए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी में एक बी पार्ट भी है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स भी निकालना है तो Q अपॉन एफ साइलेंट नॉट होता है। Q आपको पता है, एफ साइलेंट नॉट आपको पता है, तो आप निकाल लोगे आराम से। अगर निकाल लोगे तो आप लोग निकालो जल्दी से, अगर निकाल लोगे तो जल्दी से निकालो इसका बी पार्ट। चलो देख लेते हैं, मैं ही निकाल देता हूँ, मैं ही निकाल देता हूँ। हमारा Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू क्या आई, Q इज इक्वल टू, चलो येलो पेन से लिखते हैं, यहाँ दिखता नहीं है इस पर, स्काई ब्लू। Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू क्या है बच्चों 1.44 इंटू 10⁻⁻3 और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है 1.44 इंटू 10⁻³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसको कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेटर से ही कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम की समय का अभाव है हमारे पास, तो कैलकुलेटर से कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई आप हट जाइए। कैलकुलेटर से करना है क्या है 1.44 डिवाइडेड बाई 8.85 कितना आ जाएगा 0.16, 0.16। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.16 इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा 9 हो जाएगा 10⁻9 बचेगा। ठीक है, पावर माइनस प्लस बच्चों ये तो समझ में आ जाना चाहिए ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻8। चलो जल्दी से अब इसको भी नोट कर लो। ठीक है, अब इतना तो आपके समझ में आना ही चाहिए, पावर का जोड़ना घटाना नहीं समझ में आ रहा है, ये ऊपर गया प्लस में हो गया, पावर पावर में से 9 गया, मतलब 12 में से 3 गया तो 9 ही तो बचेगा बच्चों, 9 ही तो बचेगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये भी हमारा हो गया है। यूनिट जरूर लिखिएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट जरूर लिखिएगा, मैंने यूनिट छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं आपको कोई हक नहीं है यूनिट छोड़ने का, आपको ये मैं हक नहीं देता हूँ कि आप यूनिट छोड़ो। चलो नेक्स्ट आगे, आगे एन इन्फिनिटी लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एट द डिस्टेंस इतना, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और इनफाइनाइट वायर का वो दे रखा है। अभी मैंने ये लास्ट जब डेरिवेशन कराया था, लास्ट वीडियो में, आई गेस सेकंड लास्ट या लास्ट वीडियो में ये डेरिवेशन कराया था। इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको समझना है क्या हमारा फॉर्मूला निकल गया था बच्चों, ध्यान देना। E इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आया था ना एप्सिलॉन नॉट डी, यही निकल के आया था। डी मतलब डिस्टेंस कितना है, यही निकल के आया था। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा और ये डी ही रहेगा, रहेगा कि नहीं बच्चों। तो इसको 1, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या कर सकते हैं 2 लैम्डा अपॉन डी लिख सकते हैं ना। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, के होता है। और के की सीधी सीधी वैल्यू अब यहाँ पे रख करके सॉल्व करते बड़ा लंबा पड़ जाता, इसीलिए ऐसे ही करना ठीक है।
2 पाई अपॉन डी। ये मैंने डेराइव कराया था आपकी कॉपी में भी, ये चीज़ कराई थी डेराइव। अब क्या लिखो यहाँ पर, के की वैल्यू पता है, 2 पाई की वैल्यू पता है, 2 लैम्डा है, सॉरी शायद कॉपी में भी यही गलती हुई थी, यहाँ लैम्डा है, लैम्डा। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एन इन्फिनिटी लाइन चार्ज प्रोड्यूस्ड इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, ई दे रखा है, ई कितना दिया हुआ है। अभी मैं डेरिवेशन हटा दे रहा हूँ, अब मैं ये डेरिवेशन हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लास में भी कराया था, और आप लोग चाहे तो इस डेरिवेशन को लिख सकते हैं बैक जा करके, ठीक है। ये डेरिवेशन मैंने करा रखा है इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको। ई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलेंगे 0.02 मीटर्स। अब क्या करना है हमें, और के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ ये होती है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन सबको इधर भेज देते हैं, इन सबको इधर भेज देते हैं, तो क्या बचेगा, ई डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब उधर जाएगा, ई डी अपॉन 2k, यही तो हो जाएगा, ई डी अपॉन 2k। तो हम निकालेंगे लैम्डा इज इक्वल टू ई कितना दे रखा है, 9 × 10⁴, और डी कितना है, डी है 0.02 अपॉन 2k, मतलब 2 × 9 × 10⁹। अब इसको सॉल्व करोगे, ये वाले 9 से ये वाले 9 का खात्मा, 2 × 1 = 2, 0 1 हो जाएगा ये भी। अब इसको ऊपर भेज दो, 9 को ऊपर भेज दो, तो कितना आसानी से आ गया। इसी बात का डर था, यही हुआ, लाइट यहाँ गिर गई है। अगर मैं कैमरा रोटेट कर पाता तो आपको ज़रूर दिखाता अपना सेटअप, और एक दिन ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को अपना सेटअप, किस तरह से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं इसमें कि मेरा सेटअप देखना चाहते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल सेटअप अपना दिखा दूंगा। एक दिन वीडियो बन जाएगी सेटअप की भी। तो देखो बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, ऊपर बचा है लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचा है, 10⁴ बचा है, इंटू 0.01 बचा है, और ये नीचे 9 था, इसको भी मैं ऊपर पहुंचा दे रहा हूँ, -9 कर दे रहा हूँ ताकि आसान रहे कैलकुलेशन। इसको मैं काम करते हैं ना, इसको एक ब्लॉक में डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना बनी रहे। ये ब्लॉक में अलग है, ये फार्मूला है, हमने फार्मूला निकाला है इसके थ्रू, ये चीज़ ब्लॉक में रहने दो। अब ये क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये तो 0.01, इसको ऐसे ही रहने दो। अब 4 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 10⁻⁻5। अब पॉइंट को उस तरफ खिसकाओ, पॉइंट को इस तरफ खिसकाओ तो क्या होगा, पावर माइनस में चली जाएगी, माइनस में जाएगी ना, 2 बार उधर खिसकाओगे तो माइनस में हो जाएगी, तो -1 इंटू 2 बार खिसका है तो -2 और -5 कितना होता है, 7 -7, या इसको लिख सकते हो 10⁻⁷। ठीक है। और फॉर्मूला, और वो क्या होता है, इसका यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो बच्चों इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा था या फिर एरिया, अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी थी ना, तो आप लोग वो नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, ठीक है, बस मीटर। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। तो जैसे कि पावर कट भी हो चुका है लास्ट क्वेश्चन बनाने से पहले, तो पावर कट हो चुका है, तो इससे आपका फायदा है कि आप लोग लास्ट क्वेश्चन के बाद खुद से ट्राई करिएगा, और अगर नहीं होता तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर नहीं हो पा रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर कर लूंगा, जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट चैप्टर ही मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसको स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।